चलिए आज लेखिका रीता कुमारी जी के कथा संसार में सुनते हैं उनकी कहानी इंतजार एक बसंत का। कहानी सुनने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी इंतजार एक बसंत का। रसोई घर में सुबह के नाश्ते की तैयारी में व्यस्त सुमित्रा आहट से ही समझ गई थी कि उसके पति अविनाश बाबू जग गए हैं। हर रोज़ की तरह एक कप चाय और एक गिलास पानी लेकर जब वह ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसे थोड़ा विस्मय हुआ। हमेशा की तरह अखबार पढ़ते नहीं देख उसे थोड़ा विस्मय हुआ। अखबार फैलाए भले ही वो बैठे थे, पर उनकी आंखें किस क्षितिज पर दूर टिकी हुई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए सुमित्रा धीरे से बोली, चाय पी लीजिए। ठीक है, पी लूँगा। अविनाश जी जैसे किसी तंद्रा से जागे। सुमित्रा जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तभी पीछे से आती आवाज़ सुनकर उसके पाँव ठिठक गए। कहाँ जा रही हो? तुम भी थोड़ी देर बैठ लो, चाय पी लो, फिर काम करते रहना। काम का क्या है, दिन भर काम चलते ही रहता है। आज पति का विचित्र व्यवहार उसे अचंभे में डाले हुए था। इससे पहले अगर गलती से भी कभी सुमित्रा वहां बैठ अखबार देखने लगती तो अविनाश उसे बुरी तरह झिड़क देते। जाओ, जाकर अपना काम देखो और मुझे शांति से अखबार पढ़ने दो। मेरे ऑफिस जाने के बाद जितना देर चाहो बैठकर पढ़ती रहना। पति की ऐसी ही झिड़कियां उसके दिल पर ऐसा घातक आघात करती कि धीरे धीरे उसने खुद ही पति के पास बैठ अखबार पढ़ना छोड़ दिया था। आज इतने दिनों बाद पति के पास बैठ चाय पीने के प्यार भरे आग्रह ने थोड़ी देर के लिए उसे असमंजस की स्थिति में डाल दिया। फिर भी वह जाने क्या सोचकर किचन से अपना कप ले आई और उनके बगल में आ बैठी। तुम्हारी कितनी इच्छा थी कि तुम पुरी के समुद्र तट देखने जाओ, पर जतिन की पढ़ाई के लंबे चौड़े खर्च के कारण हाथ हमेशा तंग ही रहा। अब तो वह नौकरी करने लगा है। सोचता हूँ अगले हफ्ते तुम्हें पुरी का समुद्र तट दिखा दूँ। सुमित्रा अचंभित रह गई। पति की बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वह मन ही मन सोची कि आप जैसे ऊंचे पद पर आसीन ऑफिसर को पैसे की कब इतनी कमी रही जो पत्नी को घुमा न सके। शाश्वत सत्य तो यही था कि आप मुझे अपने साथ कहीं ले जाना ही नहीं चाहते थे। जब तक माता पिता जिंदा रहे मुझे कम अक्ल, फूहड़ और गंवार साबित करने में ही अपनी पूरी शक्ति लगा दी, क्योंकि आप यह साबित करना चाहते थे कि पिताजी ने जो लड़की आपके लिए चुनी वह गलत थी, बल्कि आपकी पसंद ही सही होती। जब राधा से प्यार करते थे तो उसे ही निभाते, उसके साथ शादी करने के लिए पिता पर भरपूर दबाव डालते, पर तब तो आपकी हिम्मत नहीं हुई और जिंदगी भर मुझ निर्दोष को पत्नी बनाकर प्रताड़ित कर अपनी कायरता को छुपाते रहे। लेकिन प्रत्यक्ष में इतना ही बोली, अब छोड़िए कहीं जाने की बात, घुटने में बहुत दर्द रहता है। ज़्यादा चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अब मेरे बस का नहीं। मैं हूँ ना, तुम्हें थाम कर सीढ़ियाँ चढ़ा लूँगा। आवाज़ में इतनी रस थे मानो बरसों की करवाहट तत्क्षण भुला देंगे। आप भी ना 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपके दम फूलने लगते हैं, मुझे क्या सहारा देंगे। सुमित्रा खाली चाय का कप उठाते हुए बोली और अंदर चली गई। अविनाश वहीं बैठे गूंथते रहे अपने अतीत को। सुमित्रा ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से उनसे कुछ नहीं कहा, पर क्या वह नहीं जानते थे कि इतने दिनों तक उसे कहीं नहीं ले जाने के लिए जो बहाने उन्होंने बनाए हैं, उसकी तो एक पल में धजिया उड़ाकर रख सकती है। अपने पिता के अतिशय तानाशाही के कारण शुरू से ही अविनाश बाबू काम को नहीं करना चाहते थे, फिर भी पिता के डर से करने लगते थे। जब उनके पिता ने सुमित्रा से उनकी शादी तय कर दी तो सुमित्रा से शादी न करने के लिए उन्होंने अपने पिता के सामने कितने ही बहाने गढ़ दिए, पर उन्होंने राधा की चर्चा नहीं की और नहीं बताया कि वह राधा से प्यार करते हैं। इच्छा तक अपने पिता के उससे शादी करने की इच्छा तक अपने पिता के सामने जाहिर नहीं कर पाए, न ही अपनी इस इच्छा को अंजाम देने की कोई कोशिश की, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके पिता त्रिभुवन मिश्र उनकी शादी एक विजातीय लड़की से कभी नहीं होने देंगे।
उनके पिता ने एक ही डांट में उनके सारे बहाने दरकिनार कर उसकी शादी सुमित्रा से करवा दी। अपनी इस शादी के लिए वे अपनी कायरता को नहीं, अपने पिता को ही हमेशा दोषी मानते रहे और इसका बदला सुमित्रा की अवहेलना कर लेते रहे। उसके त्रुटिहीन सेवा में भी त्रुटियां निकालकर उसे नीचा दिखाते रहे। कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जिससे वह सुमित्रा को नीचा दिखा सके। सुमित्रा ने शादी के 3 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया। इस नए मेहमान को पाकर घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के बाद पहली बार अविनाश भी बेहद खुश नजर आए। लाख वह पत्नी की अवहेलना करे, पर बेटे की ममता ने उन्हें पूरी तरह बांध लिया था। बेटे के रूप में उन्हें तो जैसे जीने का मकसद ही मिल गया था। जितनी देर के लिए ऑफिस जाते, बस उतनी ही देर के लिए वो अपने बेटे से अलग रहते। घर आते ही उसकी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेते, यहाँ तक कि रात में बच्चे के रोने पर भी सुमित्रा से पहले उठकर उसके भीगे कपड़े बदल देते और सुबह होते ही उसके सारे गंदे कपड़े साफ भी कर देते। किसी के मना करने पर भी नहीं मानते। सुमित्रा भी घर की शांति बनाए रखने के लिए अपनी अस्मिता को त्याग पति की अनुगामिनी बनी रही। ऑफिस जाते समय वह सुमित्रा को समझाते रहते, बेटे को कौन सा कपड़ा पहनाना है, कब क्या खिलाना है। वह सिर हिलाती रहती जैसे वह उसकी माँ नहीं आया हो। अगर वह अपने मन से कुछ भी कर देती तो अविनाश जी उससे उलझ पड़ते। यहाँ तक कि अपने बेटे का नाम रखने के समय भी उन्होंने अपनी पत्नी की राय जाननी जरूरी नहीं समझी और उसका नाम जतिन रख दिए। जतिन भी पिता का अतिशय प्यार पा माँ से ज़्यादा पिता से जुड़ गया और पिता के सह पर अक्सर माँ की अवज्ञा भी करता। जब भी बीमार पड़ता पापा को ही पुकारता और अविनाश बाबू भी छुट्टियां ले उसकी तीमारदारी में जुटे रहते। अविनाश बाबू के विचारानुसार उनका परिवार सिर्फ उनसे और बेटा से ही पूरा होता था। उनकी पत्नी की भूमिका उनके परिवार में नगण्य थी। कभी कभी सुमित्रा क्रोध, जुझलाहट और विवशता से भी पागल सी हो जाती, फिर भी चुप रहती, क्योंकि लोगों को बातें गढ़ने का मौका देना नहीं चाहती थी। सुमित्रा की सही स्थिति से अनजान आस पड़ोस की औरतों को उसकी किस्मत पर रश्क होता था। अक्सर पास पड़ोस की औरतें अपने अपने पतियों को ताने देती थी, अरे कुछ तो अविनाश बाबू से सीखो, अपने पति और बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, बेटे की देखभाल में हाथ बटा पत्नी के कामों में कितनी मदद करते हैं। एक आप हैं कि पत्नी चाहे सुबह से शाम तक पिसती रहे, खुद खड़े पड़ोसियों से गप्पे लड़ाते रहते हैं। अब भी अविनाश जी जैसा बनने की कोशिश कीजिए। जब औरतें आहे भर कर कहती हमारा सुमित्रा जैसा भाग्य कहाँ, तो सुमित्रा की समझ में नहीं आता कि वह अपने भाग्य पर हंसे या रोए। जैसे जैसे जतिन बड़ा होता गया, उसकी जुड़ी हर बात का फैसला अविनाश बाबू खुद करने लगे। किस स्कूल में पढ़ेगा, कौन सा विषय लेगा, उस कौन सी ड्रेस पहनेगा, किस लड़के से दोस्ती रखेगा, कि सारा फैसला अविनाश बाबू खुद करते हैं। जैसे उनका बेटा न हुआ, उनका कॉपीराइट हो गया। बेटा भी उनकी सोच पर पूरी तरह खरा उतरा। बोर्ड से लेकर विश्वविद्यालय तक हमेशा मेधावी छात्रों की सूची में उसका नाम रहा। जिस वर्ष स्नातक की परीक्षा पास की, उसी वर्ष उसका चयन IAS की नौकरी के लिए हो गया। रिजल्ट देखते ही खुशी के मारे अविनाश बाबू की आंखें भर आई। बेटे की सफलता से सुमित्रा भी कम खुश नहीं थी, पर हमेशा की तरह उसकी खुशी उपेक्षित ही रही। ट्रेनिंग के बाद जब बेटे की पोस्टिंग हुई, तब अविनाश बाबू अक्सर खुद जाकर उसके रहने खाने पीने का इंतजाम कराते। एक बार जतिन से मिलकर लौट रहे थे, तभी अचानक में ट्रेन में उनकी मुलाकात अपनी पुरानी प्रेमिका राधा से हो गई। शकल सूरत से राधा अभी भी वही थी, पर स्वभाव से भी राधा पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपने लिए जिस चाहत और प्यार को उसकी आंखों में देखना चाहते थे, उसका नामो निशान उसकी आंखों में दूर दूर तक नहीं दिखा। जब तक ट्रेन में वह बैठी रही, एक पुराने परिचित की तरह बच्चे और परिवार के विषय में औपचारिक बातें करती रही। मुगल सराय आते ही पति का हाथ थामे ट्रेन से उतर गई। एक लंबे समय तक राधा के प्यार और यादों को सीने से लगाए अपने जीवन के सुख दुख काटे थे।
और जिसकी छवि उन्होंने कभी अपने मन में धूमिल नहीं होने दी, उसी राधा ने अपने जीवन प्रवाह में समयानुकूल अपने पति और बच्चों के बीच संतुलन बनाते अपने व्यस्त जीवन से उन्हें पूर्णतः निकाल फेंका था। जिस रिश्ते को कभी जीवन में कोई नाम नहीं मिल सका, उससे चिपके आंसू बहाने के बदले राधा को जीवन की सार्थकता आगे बढ़ने में ही लगी, जबकि अविनाश बाबू आज तक उसी टूटे बिखरे रिश्ते से चिपके खड़े थे जहां से वह राधा से बरसों पहले अलग हुए थे। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी पत्नी के साथ किए हुए अपने दुर्व्यवहार पर आत्मग्लानि भी हुई, जिससे उन्होंने प्यार किया, अपनी कायरता और कमजोर व्यक्तित्व के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पाए और जिससे शादी की उसे भी पत्नी के अधिकारों के साथ जीवन जीने से वंचित रखा। आज एक प्रश्न बार बार उनके दिलो दिमाग में हलचल मचाए हुए था। क्या अपने दुर्भाग्यपूर्ण अतीत के लिए वह खुद ही जिम्मेदार नहीं थे? वह यह भी अच्छी तरह जानते थे कि उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त पत्नी जो उनके साथ समझौता पूर्वक जीवन जी रही है, वह उसके औरत होने की मजबूरी नहीं है। वह तो सिर्फ निभा रही है अपने उस बूढ़े बीमार पिता के लिए, जिन्होंने उसे मातृ विहीना को मातृ पिता दोनों का प्यार दिया था। अभी राधा से मिले झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि बेटे ने पहला जोरदार झटका दिया। उसने अपने ही साथ काम करने वाली एक विजातीय लड़की से शादी कर लेने के बाद उन्हें सूचित किया। जिस बेटे को उन्होंने अपने से भी ज़्यादा प्यार किया, जिससे हर काम के लिए वह बरसों दिन रात जुटे रहे, उसी बेटे ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले में उनकी राय तक जानने की कोशिश नहीं की। आज उसके लिए एक गैर लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि उसने पिता का जरा भी ख्याल नहीं किया और अपने मन से शादी कर ली। यह बात उनके दिल में दर्द बनकर बैठ गया। बेटे के व्यवहार से मर्माहत वह घंटों ठगे से बैठे रहते। जब सुमित्रा को सारी बातों का पता चला तो पति को समझा बुझाकर सदमे की स्थिति से बाहर ले आई। बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि बहू को खुशी से स्वीकार कर दोनों को बुला लीजिए और एक प्रीति भोज का आयोजन कर अपनी श्रेष्ठता का परिचय दीजिए। इस घर की शांति को बनाए रखिए, वरना आप अपने बेटे को भी खो देंगे। जिस बात को लेकर वह घंटों से मर्मांतक पीड़ा झेल रहे थे, सुमित्रा ने मिनटों में उसका हल निकाल दिया था। बुलाने पर बेटे बहू दोनों आए, अपने किए के लिए क्षमा भी मांगी, जिससे अविनाश बाबू का उत्साह दुगुना हो गया। उन्होंने धूमधाम से एक शानदार प्रीति भोज का आयोजन किया और अपने सारे अरमान पूरे किए। बेटे बहू दोनों 10 दिन तक रुके। बहू सूरत से नहीं, स्वभाव से भी काफ़ी अच्छी थी। उसके साथ साथ सास के मान सम्मान का भी पूरा ख्याल रखती। 10 दिनों में ही सास बहू के बीच माँ बेटी का संबंध बन गया। शुरू से ही अविनाश बाबू की आदत थी कि हर रोज़ एक बार शाम को अपने बेटे से फ़ोन पर ज़रूर बात कर लेते। जब बेटा बहू दोनों लौटे तो वह हर दिन पहले की तरह ही फ़ोन करने लगे। एक दिन फ़ोन पर बेटे से बात कर रहे थे तो उन्हें लगा उनकी आवाज़ कुछ भारी है। तुरंत बोले, तुम्हारी आवाज़ कुछ भारी लग रही है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? बस थोड़ी सी सर्दी है, बेटा ने कहा। तभी अविनाश बाबू को फ़ोन के निकट से हंसी के साथ एक आवाज़ सुनाई दी, दवाई खा लेना और आराम से सो जाना। फ़ोन रखने के थोड़ी देर बाद तक वह बेचैन रहे। क्या बहू उन पर व्यंग कर रही थी? दूसरे ही दिन फ़ोन करने पर बहू ने फ़ोन उठाया और सलीके से उन्हें प्रणाम कर बोली, अभी जतिन को बुलाती हूँ। लेकिन यह क्या, जतिन के फ़ोन उठाने के पहले ही उन्हें वही धीमी आवाज़ सुनाई दी, चिपक मत जाना फ़ोन से, जल्दी से अपने पापा को टरका कराओ, वरना हमारे कैंडल लाइट डिनर का सत्यानाश हो जाएगा। उस दिन वह 1 मिनट भी बेटे से बात नहीं कर पाए। 1-2 दिन बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन के बगल से धीमी पर तीखी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे फ़ोन करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? एक दिन तो फ़ोन की घंटी बजी, किसी ने फ़ोन उठाया, फिर पहले जैसा ही संवाद सुनाई पड़ा, पापा जी तुम्हें फ़ोन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बैठकर तबला बजाएंगे, मम्मी से तो बनती नहीं है, बस भर दिन तुमको फ़ोन करते रहते हैं। हर रोज़ व्यंगपूर्ण तानों का सिलसिला जारी रहा।
मुझे तो लगता है वह चाहते हैं कि उनकी तरह तुम भी अपनी पत्नी से विरक्त हो, उनके साथ फ़ोन से चिपके रहो। उस दिन फ़ोन पर बेटे की भी आवाज़ आई। आवाज़ अस्पष्ट थी, शायद बहू को डाँट रहा था। बहू की आवाज़ स्पष्ट आती है यानी कि वो फ़ोन के पास बैठकर जानबूझकर उन्हें सुनाकर बोलती है। इधर कुछ दिनों से बहू के व्यंग्यवाणों ने उन्हें इस कदर बेचैन कर रखा था कि उन्होंने बेटे को फ़ोन करना ही बंद कर दिया। अब वह बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करते रहते, उधर से बेटा को फ़ोन करने की फुर्सत ही नहीं होती। बहू के व्यंग्यवाण से ज़्यादा बेटे की उदासीनता ने उनका कलेजा चाक कर दिया था। कभी उन्होंने सुमित्रा को घोर अवहेलना की थी, पर उसे जानबूझकर अकेले करने का जो षड्यंत्र किया था, आज परिस्थितिवश वह खुद उसी अवहेलना और अकेलेपन का दंश झेल रहे थे। दोनों का अकेलापन, दोनों की व्यथाएं अब एक सी हो चली थी, जो दोनों को करीब ला रही थी। तभी पत्नी की आवाज़ से उनकी तंद्रा भंग हुई। 9 बजने वाले हैं, अभी तक बैठे हैं। आज क्या ऑफिस नहीं जाना है? नहीं, मैं अपने ऑफिस से पूरे 1 महीने का अवकाश ले लिया है। यह 1 महीने का वक़्त मैं सिर्फ़ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पति के अप्रत्याशित फैसले से सुमित्रा स्तब्ध खड़ी निहारती रह गई थी और अविनाश बाबू तौलिया उठा नहाने चले गए थे। शाम को वह ढेर सारा सामान लिए लौटे। सुमित्रा, रात का खाना मत बनाना। आज मैं तुम्हें यहाँ से ये सबसे अच्छे होटल में कैंडल लाइट डिनर कराऊंगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ समय है तो अपनी पैकिंग कर लो। परसों शाम को पुरी जाने के लिए 2 टिकटें भी बुक करवा लाया हूँ। एकाएक पति के बदले रूप को देख चकित सुमित्रा की निष्प्रभ आंखें एक अनोखी आभा से जगमगा उठी। हमेशा से जिस वसंत का इंतजार था, वह जिंदगी के 5वें दशक में यूं अचानक आ जाएगा, इसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी फोन की घंटी बज उठी। बहू का फोन था। मम्मी जी, बहुत दिनों से पापा जी का फोन नहीं आया है। क्या वे इतने बदल गए हैं कि अब उन्हें हमारी याद ही नहीं आती? हाँ सुकन्या, उनका बदला-बदला व्यवहार देख मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। आज ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे रात का खाना खिलाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। मम्मी जी, इस डिनर के लिए पापा को नहीं, मुझे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यह मेरा ही चलाया हुआ चक्कर है जो आपको पापा जी इतने बदले-बदले नज़र आ रहे हैं। अचानक फ़ोन पर बहू और बेटे दोनों की सम्मिलित हँसी गूंज उठी और सुमित्रा को सारी बातें समझ में आ गई। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की कहानी इंतज़ार एक बसंत का। धन्यवाद।